Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of class 6 chapter 10 measurement of distance and motion. So if you have missed the explanation of this chapter or any chapter of class 6, link of the playlist and the videos are given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. You can also follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Section A, very short answer questions. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? दैट इज मीटर. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 कॉमन डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ. किन्हीं दो ऐसे डिवाइस के नाम बताने हैं जिनसे हम लेंथ को मेजर करते हैं. किन्हीं दो, किसी भी दो का नाम आप मेंशन कर दीजिए. आई हैव मेंशन 2 ऑफ देम. दोज आर रूलर एंड मेजरिंग टेप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम कॉल्ड. उस स्टेट को क्या कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपना जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है. ठीक है. सो दैट स्टेट इज नोन एज स्टेट ऑफ मोशन. मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी मोशन शो कर रहा है, वो किसी मोशन में है. तो दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन. अंडरस्टूड. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द स्मॉल एंड रैपिड ऑसिलेशंस कॉल्ड. जो स्मॉल एंड रैपिड ऑसिलेशंस होते हैं, मीन्स टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सो दोज आर कॉल्ड वाइब्रेशन. द आंसर इज वाइब्रेशंस. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5, are all the passengers sitting in a compartment of a running train at rest or in motion with respect to each other. जब हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हमारे जो कंपार्टमेंट में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं, जो जितने पैसेंजर्स भी बैठे हुए होते हैं, वो सभी के सभी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में है. क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें खुद को तो वी आर इन मोशन. बट अगर हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट में देखें, मीन्स पैसेंजर्स अपने आप को दूसरे पैसेंजर के रेस्पेक्ट में देखें, तो तब सभी वहाँ पे बैठे हुए हैं. सो इन दैट केस व्हेन वी आर कंसिडरिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द अदर पैसेंजर्स सिटिंग इन द ट्रेन, दैट टाइम द स्टेट इज एट रेस्ट. बट अगर हम किसी पैसेंजर को ट्रेन से मीन्स आउटर सराउंडिंग से कंपेयर कर रहे होते तो तब वो मोशन में होता. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. सो द आंसर विल बी दे आर एट रेस्ट. अंडरस्टूड. चलो देन मूव ऑन टू सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि व्हाट डज ईच मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ. तो हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं या डिस्टेंस मेजर करते हैं या कुछ भी हम ऐसा मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो जो मेजरमेंट हमने किया है उस मेजरमेंट में क्या क्या रहता है. सो पहला तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, अ नंबर डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, और साथ में द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड. लेंथ में जैसे सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, तो ये सब वेरिएटी ऑफ यूनिट्स मेंशन रहेंगे उस नंबर के साथ, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, ऑन व्हाट फैक्टर डज द चॉइस ऑफ मेजरिंग डिवाइस डिपेंड. किन किन फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं जब हम किसी मेजरिंग डिवाइस को यूज़ करते हैं किसी काम के लिए. ठीक है. तो हम कैसी या कौन सी बातों को दिमाग में रखेंगे उस टाइम पे. सबसे पहला तो साइज़ क्या है ऑब्जेक्ट का जिसको हमें मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम वो डिवाइस चूज़ करेंगे. सो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड. देन
उसका शेप, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, एंड देन उसका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब हमें उसके अप्रॉक्स का कोई मेजरमेंट ले सकते हैं जिसको हम लाइक करीब करीब ये है करके भी दे सकते हैं, या हमें पूरा एक्यूरेट बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम अपना डिवाइस चूज करेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हमें दिमाग में रखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल अगर हम नोटिस करें तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा अपने ही एक्सिस पे रहकर, तो उस मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो आंसर क्या बनेगा इसका? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑन इट moves along a circular path about a fixed axis is called rotatory motion. Clear? Question number 4. Name the 3 types of translatory motion. Give one example of each. जो 3 तरीके के translatory motion है हमें उसको बताना है और उनके examples हमें बताने हैं, ठीक है। So पहला हो गया linear, then curvilinear, then random motion, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, मीन स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है द मोशन ऑफ अ कार जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो, या फिर मोशन ऑफ अ स्टोन जो कि एक हाइट से ड्रॉप किया गया हो, ठीक है। सो दोनों ही लीनियर मोशन शो करेंगे क्योंकि वो दोनों ही स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया लीनियर मोशन। देन कर्वीलीनियर का क्या है? द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ कर्व्ड पाथ। किसी कर्व्ड पाथ में अगर कोई कार मूव कर रही है तो दैट इज कर्वीलीनियर मोशन। एंड लास्टली रैंडम मोशन के लिए क्या है? जो एंट की मोशन होती है या फ्लाइज की मोशन होती है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ एन एंट और अ फ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन रैंडम मोशन, गिव वन एग्जाम्पल, ठीक है। सो हमने रैंडम मोशन को पहले भी देख लिया है कि वो एक ट्रांसलेटरी मोशन का ही पार्ट है जिसके अंदर जो बॉडी है वो डिसऑर्डरली मैनर में मूव करेगी, ठीक है। रैंडम मोशन में क्या होता है? जो जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, रैंडमली वो मूव कर रही है, और इसका एग्जाम्पल हमने साथ ही ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी एक और बार देख लेते हैं। So the translatory motion of a body which keeps on changing its direction in a disorderly manner is called random motion. तो एक ऐसा translatory motion किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन या डायरेक्शन बहुत ही डिसऑर्डरली तरीके से चेंज कर रहा है, ठीक है। मतलब उसका कोई पैटर्न नहीं है कि अभी वो राइट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, वो किसी भी टाइम पे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो एक एग्जाम्पल तो हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ लिया था अबाउट द मोशन ऑफ एंट और फ्लाइज, वो भी रैंडम मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। अदरवाइज एक और एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज द मोशन ऑफ अ फुटबॉल और अ हॉकी प्लेयर ऑन द ग्राउंड। जब हॉकी या फुटबॉल का मैच होता है, जो प्लेयर्स होते हैं उनका कोई डायरेक्शनली फिक्स्ड नहीं होता कि अभी दे विल मूव इन राइट और लेफ्ट, वो अकॉर्डिंग टू द बॉल जैसी नीड होती है वैसे ही वो रैंडमली मूव करते हैं, करेक्ट। सो वो भी एक रैंडम मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। तो हमने देखा था कि मेजरमेंट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक यूनिट रहता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक स्पेसिफिक यूनिट भी रहता है। तो यहीं पे यही पूछा गया है कि वो जो यूनिट है, एक स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है। लेट्स सी, अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नीडेड फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. The unit that can be used everywhere uniformly as a basic unit of measurement is called standard unit. For example, the standard unit of length is meter and that of time is second.
तो बेसिकली हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों चाहिए, ताकि हम सभी जगह वो यूनिफॉर्म तरीके से उस मेजरमेंट को एक्सप्लेन कर सके। तो उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट रखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बैठ के लेंथ का मेजरमेंट मीटर में दे रहे हैं, जिस मीटर में दे रहे हैं वो सेम अमाउंट किसी और जगह पे भी यूज़ किया जाएगा। मींस अगर उसका लेंथ यहाँ पे 18 मीटर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो किसी भी जगह पे 18 मीटर अगर हम कहेंगे तो दे विल बी एबल टू नो व्हाट इज़ द मेजरमेंट, क्योंकि सभी जगह वो सेम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई है, सभी जगह वो सेम रूल्स एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉलो किए गए हैं। ठीक है, सो ये हमें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। मेंशन द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड while measuring the length of a pencil using a ruler। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं जब हम किसी पेंसिल का लेंथ मेजर कर रहे हैं रूलर से, मीन्स हमारे पास जो पेंसिल बॉक्स में स्केल्स रहते हैं उनकी हेल्प से। तो पहला तो है कि जो स्केल है शुड बी प्लेस्ड अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड। जिस लेंथ को हमें मेजर करना है उसके अलोंग, उसकी सिधाई में ही हम उस स्केल को प्लेस करेंगे। एंड द स्केल शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, और उसको बहुत ही क्लोजली फिट करेंगे ताकि हमें एक्यूरेट उसका लेंथ मिल सके। ये हो गया पहला प्रिकॉशन। सेकेंड, जब हम उसकी मेजरमेंट नोट कर रहे हैं, दैट इज कीप योर आई इन द लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो जहाँ से हमें मेजरमेंट को नोट करना है, रिकॉर्ड करना है, हम उसके एकदम सिधाई में ही अपने आँखों का डायरेक्शन रखेंगे। अगर हमारा जो आईज़ है, मतलब हमारी जो नज़र है, वो उस लाइन के अकॉर्डिंगली नहीं होगी जहाँ से हम मेजर करना चाहते हैं, इधर शॉर्ट या फिर लॉन्ग, मतलब जो भी है एक्चुअल लेंथ से वो कम या ज़्यादा हो जाएगा, एक्यूरेट हमें नहीं मिल पाएगा। तो जिस पॉइंट पे हमें मेजर करना है वहाँ पे हमें अपने बिल्कुल स्ट्रेटली देखना है। ठीक है, टेढ़ा होके आगे से या पीछे से ऐसे नहीं देखना है। द आईज शुड बी ऑन द लाइन ऑफ मेजरमेंट। लास्ट क्या प्रिकॉशन है, दैट इज अगर हमारा स्केल सामने से टूटा हुआ है या जो जीरो का लाइन है वो हमें ठीक से नहीं दिख रहा है, तो वी शुड नॉट स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द worn आउट और डैमेज एंड ऑफ द स्केल। अगर जीरो डैमेज हो चुका है तो हमें स्टार्ट करना है उसके नेक्स्ट मार्क से। ठीक है, एंड जब हमें उसका एक्चुअल लेंथ चाहिए होगा तो हम जितना मेजर कर चुके हैं, मीन्स अगर हमने 1 से स्टार्ट किया है, उसका एंडिंग जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 18, दैट मीन्स जब हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए होगा तो हम उस 18 में से सामने का 1 माइनस कर देंगे, दैट इज 18 - 1 17 विल बी द एक्चुअल लेंथ। क्लियर विद द फैक्ट? ठीक है, सो ये है वो प्रिकॉशंस जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे जैसे पेंसिल दे रखा है, पेंसिल को मेजर करने के लिए रूलर के साथ ये प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, while measuring the length of a metal rod, the reading of the scale at the end is 8 centimeter and the other end is 33.7. What is the length of the rod? तो जो का लास्ट मैंने प्रिकॉशन अभी बताया, जब पेंसिल को मेजर कर रहे थे स्केल से, तो जहाँ पे हमने देखा कि अगर पहला वाला पार्ट वोन आउट है या डैमेज है तो हम इसके नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करने हैं। तो उसी को बेस करके ये क्वेश्चन दिया गया है कि उसका जो पहला रीडिंग था एक एंड का दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, और उसका जो लास्ट एंड का या दूसरे एंड का जो रीडिंग है दैट इज़ 33.7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, मीन्स हमें क्या करना है, जो लास्ट का रीडिंग है ऑब्वियसली वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग है मीन्स हमने वहाँ पे 8 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया था। तो अगर हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 33.7 मीन्स एकदम लास्ट का जो रीडिंग था उसको पहले वाले रीडिंग से माइनस कर देंगे। सो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 33.7 में से 8 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो द आंसर कम्स एट 25.7. सो दैट इज द एक्चुअल मेजरमेंट और द लेंथ ऑफ द रॉड. So the length of the metallic rod is 25.7 centimeter. Clear with the question? Now let's move on. Question number 4. Name the type of motion executed by a rolling body. Given example. तो
जो रोलिंग बॉडी होती है वो किस तरीके का मोशन शो करती है। सो रोलिंग बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, साथ में रोटेटरी मोशन भी रहता है। मींस ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के सभी पार्ट या सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस मूव करेंगे, ठीक है। सो वो ये चीज़ भी करती है, साथ में रोटेटरी मोशन भी शो करती है। मींस जो ऑब्जेक्ट है वो खुद में भी घूमेगा प्लस सारे ऑब्जेक्ट से एक डिस्टेंस भी कवर करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल हो गया द व्हील और द मोशन ऑफ अ सिलेंडर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन आर कॉल्ड रोलिंग मोशन। मीन्स अगर हम बाईसाइकिल के जो टायर्स होते हैं उनको देखें तो टायर्स जो होते हैं, जो व्हील्स होती हैं वो खुद में भी रोटेट करती है, कवर करती है। तो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो ट्रांसलेटरी मोशन, जो खुद में घूम रही है व्हील्स वो है रोटेटरी मोशन। तो दोनों को मिला के दे आर शोइंग द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग मोशन। वैसे ही सिलेंडर को अगर हम किसी स्लैंट हाइट से रोल ऑफ कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो रोल कर रहा है। रोल क्यों कर रहा है कि वो खुद में भी घूम रहा है, साथ में वो स्लैंट हाइट से गिरते हुए एक डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो इसीलिए दैट इज ऑल्सो शोइंग रोलिंग मोशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन सर्कुलर मोशन, गिव वन एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो बॉडी है वो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। व्हाट इज द एग्जाम्पल, वर्ल्डिंग ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज एन एग्जाम्पल। अगर स्टोन को अगर हमने बांध के रखा है एक धागे से एंड देन वी आर मेकिंग इट मूव, अगर हम उसको हाथ से घुमा रहे हैं तो वो एक सर्कुलर मोशन में घूमेगी। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट सेक्शन डी पे आते हैं, वहाँ पे कहा गया है कि ऑड वन आउट को सेपरेट करना है एंड उसके रीज़न बताने हैं। सो फर्स्ट में एयरप्लेन, बस, रेलवे, ट्रेन, शिप एंड बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट जो है वो ऑड वन आउट है क्योंकि बाकी सब जो है वो फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ठीक है। मीन्स फास्टर है, बुलक कार्ट से ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा इनोवेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है मीटर, किलोमीटर, यार्ड या सेंटीमीटर। तो बाकी सब में से जो यार्ड है दैट विल बी द सेपरेट वन, दैट विल बी द ऑड वन, बिकॉज बाकी सब जो है आर बिगर और स्मॉलर यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मीटर। बाकी सब जो है वो मीटर्स में है, ठीक है। ये जो है ये पूरा एक अलग यूनिट है, बाकी सब मीटर के टर्म्स में है, ये एक अलग मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंडस्पेन, पाम, फुट एंड क्यूबिट। सो फुट जो है दैट इज द सेपरेट वन, ठीक है। क्यों है, बिकॉज अदर्स आर मेजरमेंट बाई हैंड। तो ऑब्वियसली हैंडस्पेन, पाम, क्यूबिट ये सब हम हाथ से ही मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, मोशन ऑफ फ्लाई, मोशन ऑफ बुलेट्स फायर्ड फ्रॉम अ गन, मोशन ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें बहुत ही क्लियर है दैट मोशन ऑफ अ फ्लाई जो है वो ऑड वन आउट होगा। क्यों, क्योंकि बाकी सब जो है वो एक रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहे हैं। ओनली मोशन ऑफ अ फ्लाई इज अ रैंडम मोशन। इन सभी ट्रांसलेटरी मोशन के पार्ट्स हैं लेकिन बाकी सब लीनियर मोशन शो करते हैं एंड मोशन ऑफ अ फ्लाई इज अ रैंडम मोशन। देन लास्टली मोशन of the moon around the earth, motion of the earth around the sun, motion of a merry-go-round and heartbeat in a healthy person. तो आंसर क्या होगा, motion of a merry-go-round, motion of a merry-go-round will be the odd one out. क्यों, बाकी सब जो है वो एक पीरियोडिक मोशन शो कर रहे हैं। हार्ट बीट एक पीरियोडिक मोशन है। जो अर्थ का मूवमेंट है सन के अराउंड या मून का मूवमेंट है अर्थ के अराउंड, ये सब पीरियोडिक मोशंस हैं। लेकिन मेरी गो राउंड जो है दैट इज़ नॉट अ पीरियोडिक मोशंस एग्जाम्पल, दैट इज़ इन सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल, ठीक है। सो दैट इज ऑड वन आउट। क्लियर बात है। नेक्स्ट इज अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ ईच टर्म। तो पहला, पोजिशन ऑफ रेस्ट। ऑब्वियसली इसका क्या मतलब बनता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। सो दैट इज पोजीशन ऑफ रेस्ट। सो द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशंस विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग आर कॉल्ड रेस्ट। कर्वीलिनियर मोशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग अ कर्व्ड पाथ।
किसी कर्व पाथ में अगर मूवमेंट शो करता है, सो दैट इज कर्वीलिनियर मोशन. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, the unit that could be used anywhere as a basic unit of measurement. एक ऐसा यूनिट जिसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए एज अ बेसिक यूनिट, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. देन दिया गया है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, जो कि अपने आप को रिपीट करेगा. कब करेगा? एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. मीन्स उसका एक स्पेसिफिक टाइम रहेगा कि इस टाइम के बाद फिर से वो सेम मोमेंट ही रहेगा. ठीक है, सेम मोशन ही शो करेगा, तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. देन वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जो स्मॉल और रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होते हैं. मीन्स स्मॉल एंड रैपिड ऑसिलेशंस जो होते हैं, स्मॉल एंड रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. उनको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. अंडरस्टूड? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. In our next video, we are going to discuss the other chapter of class 6. Till then, stay tuned and thank you.